नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व, जहां तक मुझे मालूम है, तकरीबन पूरा हरियाणा अच्छे से जानता भी है, पहचानता भी है और आजकल सुर्खियों में भी हैं। मैं बात कर रहा हूं करनाल के पूर्व सांसद और रोहतक के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा से। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर अरविंद शर्मा बड़ी सुर्खियों के अंदर चल रहे हैं और एक बात जो है साफ तौर पर सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यदि किसी मुद्दे को कैचअप कर लिया, उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका हल ना हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा होट हुआ है हरियाणा के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेकर। गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला का मामला है बहुत बड़ा, उसको लेकर बड़ा इशू काफ़ी क्रिएट हुआ है और बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसमें? रोहतक गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी ये संस्था है। गौड़ ब्राह्मण संस्था बहुत ही पुरानी संस्था है और जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने, दादे परदादाओं ने उसको सींचा है और उसको बनाया है। और उसके सेंटिमेंट्स जो है, उस संस्था के सेंटिमेंट्स लोगों के इतने जुड़े हुए हैं संस्था के साथ कि आप देखेंगे हर एक पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को उस संस्था के बारे में नॉलेज है, उस संस्था में क्या हो रहा है। और उस संस्था की ज़मीन जो 15 एकड़ 3 कनाल ज़मीन है, उसके बारे में क्या हो रहा है, पूरे हरियाणा को कोने कोने को इस बात की नॉलेज है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि 2009 में ये कैबिनेट ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की अप्रूवल के बाद, गवर्नर की नोटिफिकेशन के बाद गौड़ ब्राह्मण संस्था को 15 एकड़ 3 कनाल ज़मीन लीज पर दी, जिसका लीज अमाउंट था 1 लाख रुपया पर ईयर और 5% की हर साल उसमें बढ़ोतरी थी। तो इस तरह से करके वो लीज शुरू हुई और लगभग 2014 तक लीज अमाउंट सबमिट भी होता रहा, 13-14 तक। फिर वहाँ पर जो इलेक्टेड बॉडी है उसमें वो मतलब रही नहीं कोई, और उसके बाद सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2014 में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। एडमिनिस्ट्रेटर सरकार का आदमी होता है। एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होने के बाद जो लीज अमाउंट था वो नहीं भरा गया, एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी होती है। और वो होते होते अब वो लगभग 11 साढ़े 12 लाख रुपए वो लीज अमाउंट, कहते हैं 11 लाख रुपए वो लीज अमाउंट, क्योंकि 1 लाख रुपया है, 5% उसमें बढ़ोतरी है, तो लगभग इतना अमाउंट वो बन गया है। वो लीज अमाउंट जमा कराना था और सरकार ने उसको परमिशन आगे देनी थी। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी संस्था में आए। गौड़ ब्राह्मण संस्था स्कूल भी चलाती है, कॉलेज भी चलाती है, कई तरह के कोर्सेज है, बीएड कोर्स है और एमए की क्लासेस भी हैं, कई तरह के जो है उसमें कोर्सेज गौड़ ब्राह्मण संस्था में, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, बहुत सारे कोर्सेज उसमें संस्था में चलते हैं। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी संस्था में आए, इस ज़मीन के बारे में चर्चा हुई और 2018 में मुख्यमंत्री जी ने इस ज़मीन की यस कर दी, क्योंकि वो लीज अमाउंट नहीं भरा था। लीज अमाउंट नहीं भरा था, वो परमिशन देनी थी 2018 में, कोई दिक्कत नहीं थी और कोई परेशानी है भी नहीं और थी भी नहीं। और आज 2022 हो गया, उसको अटकाते 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 हमारी समझ में नहीं आता कहाँ पेच फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है। मैं जो मानता हूँ वो पेच नहीं फंसना चाहिए। संस्था कोई भी हो, चाहे वो गौड़ ब्राह्मण संस्था है, चाहे वैश्य संस्था है, चाहे हिंदू एजुकेशन सोसाइटी है, चाहे जाट संस्था है, चाहे सैनियों की संस्था है, चाहे विश्वकर्मा समाज की संस्था है, कोई भी संस्था है, उसके कामों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि संस्थाएं अपने आप में एक हर बिरादरी का परिवार, बच्चा है, कहीं न कोई उसकी किसी बिरादरी का
कोई नौकरी कर रहा है, किसी में कोई उसकी स्टाफ में है, कोई स्टूडेंट है, कोई और तरह के, कोई छोटे स्टाफ में, बड़े स्टाफ में, हर एक तरह से वो सरकार सिस्टम जो है लोग जुड़े रहते हैं। और इंस्टीट्यूशन की जो ज़मीन है वो देने से बच्चों का फ़ायदा रहता है। बच्चे उसमें जो ज़मीन है उसमें स्कूल बनेगा, कॉलेज बने या हॉस्पिटल बने या जो भी उसमें मंदिर बने, तो इसमें सारा समारा सिस्टम को समझ करके सरकार को इंस्टीट्यूशंस के मामले में किसी तरह का भी दखल अंदाजी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरे प्रदेश को मालूम था और सरकार उसको लीपापोती कर रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, दे नहीं रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिस तरह से आपका एक बयान भी आया है कि चिट्ठी चल रही है, उड़ रही है, इसके पास आ गई है, उसके पास आ गई है, लगता क्या आपको ये कोई लोकल राजनीति का कोई मामला तो नहीं जिसमें मनीष ग्रोवर का नाम आया सामने? जैसे देखो, इसको समझना पड़ेगा, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मामला कुछ भी नहीं है, मामला कुछ भी नहीं है। आज भी हम प्रोग्राम में थे, मुख्यमंत्री जी पहले भी ये कह रहे हैं भाई ज़मीन संस्था की है, संस्था को दी जाएगी। मुझे कई बार कह चुके हैं, प्रेस में कई दफ़ा कह चुके हैं कि ज़मीन संस्था की है, संस्था को मिलेगी। ज़मीन का कोई पंगा नहीं है, संस्था की ज़मीन है, संस्था को मिलेगी। लेकिन कब? अरे भाई 2018 में आप आए थे, तब भी ये कह रहे थे। क्या इतना लंबा समय सरकार को लग रहा है इसकी छानबीन करने में, ढूंढने में, पॉइंटों को निकालने में 4 साल लग गए, फिर ज़मीन को देने में 4 साल लग गए? क्या इंटेंशन है सरकार की? कौन सी ऐसी इंटेंशन है जो संस्थाओं को एक बाइस्ड ओपिनियन के साथ संस्थाओं को तंग करने की बात है? क्यों ऐसा है? ये गहराई से इसमें मेडिटेशन करने की बात है, इसमें सोचने की बात है शांति से कि क्यों ऐसा। आज हम भगवान परशुराम जयंती सारस्वत ब्राह्मण समाज ने 8 सेक्टर में मनाई। करनाल में आज पहुंचे मैं और संजय भाटिया जी उसमें हमने शामिल हुए, तो तब भी ऐसी बात चली। तो संजय भाटिया जी जिम्मेवारी के साथ कह रहे थे, भाई 1000% संस्था की, मेरा मतलब है, उन्होंने ऐसा जो बोला, उन्होंने 1000% नहीं, उन्होंने बोला भाई संस्था की ज़मीन है, ज़मीन थी, रहेगी और संस्था की ज़मीन है। तो मैंने एक ही बात पूछी, भाई भाटिया साहब ये कब मिलेगी, ये कब दोगे? 18 से हम सुनते आ रहे हैं। ज़मीन तो जो है 2009 में लीज हुआ, 2009 में लीज हुआ, सरकार की तरफ से गवर्नर का नोटिफिकेशन है, और संस्था तो किराएदार है। उसमें कई पेच उसमें फंसे हुए थे कि इसमें ईडीसी देना पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन किसी बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर ने ये बात निकाल करके कि संस्था तो किराएदार है और उसकी मालिक सरकार है। कोई डेवलपमेंट कराएगी तो सरकार कराएगी, क्योंकि मकान मालिक जैसे होता है, आप किसी मकान में जाओ, उसमें कोई टूट फूट होगी, कोई डेवलपमेंट होगा तो मकान मालिक कराता है, तो सरकार मालिक है, सरकार कराएगी। तो वो अमाउंट भी लगभग ख़त्म है और रिलीज अमाउंट दे करके उसमें, लेकिन पता नहीं क्या, आई डोंट नो। जिस तरह से ब्राह्मण समाज हमारे हिंदू समाज का सरताज है, और यदि कोई भी ब्राह्मण आता है तो हर व्यक्ति बड़ा मान सम्मान करता है, लेकिन इस मामले में चूक कहाँ हो रही है? क्या लगता क्या है? कोई इंटेंशन कुछ ना कुछ तो लग रहा है। कुछ हो सकता है कि जैसे मैंने बात की है कि जिस तरह से पूर्व मंत्री रहे हैं, मनीष ग्रोवर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव से संबंधित कोई बात हो, कुछ ना कुछ इशू तो होगा। क्या अभी तक कुछ खुल के आया सामने? जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी सामने आ गए, उन्होंने आपको बताया था कि इसका तो सरकार को ही भरना है, जो भी रिवेन्यू है, जो भी है, तो ये बातें जैसे खुलकर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? भाटिया साहब ने भी खुद कह दिया। देखिए ऐसा है, मैं बार बार मैंने कहा है, जैसे हिंदुओं में गौ माता को मानते हैं, और हिंदू और हम सब ऐसा मानते हैं, और ये 100% ये हकीकत है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और हमारा सब हम मिल कर के गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा ऐसी सेवा होती है जैसे अपनी सगी माँ की सेवा। इसी तरह से ब्राह्मणों में भी 36 बिरादरी का, 36 जातियों का वास है, इसमें कोई शक नहीं। ये बनावटी बातें नहीं है, इसमें हकीकत है, हकीकत है। इसमें समय समय से आप उठा करके देखेंगे आप, एक ऐसा समय भी था, एक ऐसा समय भी था जो पूरे देश में 12-12, 13-13 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, ऐसा समय भी था। तो मैं कहता हूँ ब्राह्मणों का सम्मान
हर बिरादरी करती है, और ब्राह्मण हर बिरादरी का सम्मान करता है। ब्राह्मण ही है जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबका सम्मान करता है, उसके दिल में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। तो ऐसी बात जब है तो सरकार को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इसमें अपनापन है। ब्राह्मण समाज कभी बीजेपी से दूर नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज उस दिन भी 22 तारीख की जो रैली थी, तो मैंने पूछा पूरे पंडाल से, मैंने माइक से पूछा भाई किसने समर्थन अलग बात है, वर्कर अलग बात है, मैंने किस ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में वोट किया। आपने देखा पूरे पंडाल ने, लोगों ने दो दो हाथ उठा करके, दो हाथ उठने का मतलब ये है कि उसने पूरे जोश के साथ अपने परिवार के साथ उसको वोट दिया। तो वह ब्राह्मण समाज वोटर भी, सपोर्टर भी, वर्कर भी है। ऐसे समाज की अनदेखी क्यों कर रही है सरकार, मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज आपका करनाल का दौरा रहा है, करनाल के लोगों में बड़ा उत्साह था आपसे मिलने के लिए। आपकी जो पहले से जो गरिमा बनी हुई है, जो विश्वास बना हुआ है, लोगों की नज़रें आज भी आपको ढूंढ रही थी। लेकिन जो आज एपिसोड हुआ शाश्वत धर्मशाला के अंदर, जिस तरह से यहाँ के एमपी ने कहा कि ये सभा को जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद जो दूसरा कटाक्ष किया है कि अगर मिल जाती है तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे, ये बात समझ से बाहर थी। ये इशू क्या क्रिएट इशू कर दिया ये? मतलब ये वो कह रहे, मैं सुनो जी, वो कह रहे भाई एक तो ये बात हो कि ज़मीन जो है हाँ जी, ब्राह्मण समाज की, गौड़ ब्राह्मण संस्था की नहीं है। एक मिनट, और भाई मैं अगर ज़मीन दिलवा दूं, तो क्या दूसरे लोग राजनीति छोड़ देंगे? आप पे उन्होंने टारगेट किया है। मुझे देखो सुनो, हो सकता है मेरे पे टारगेट किया हो, लेकिन उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भी क्या दूसरे लोग क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? तो आप समझो कितनी गहरी बात है। डॉक्टर साहब, बड़ी बात है। कितनी सुन तो लो, इस बात की भी आप देखो ना, इस बात की भी जांच हो कि उनके इतने दिल में इतनी गहरी बातें हैं जो आज निकल करके आई कि अगर मैं जमीन दिलवा दूं तो क्या दूसरे राजनीति छोड़ देंगे? आप समझो ना। खुद तो कह रहे हैं, खुद ही अपने आप कह रहे हैं कि जमीन ब्राह्मण समाज की, गौड़ संस्था की है, थी, रहेगी। एक मिनट, तो फिर कहाँ, क्या इसमें क्या पेच फंसा हुआ भाई? वो दिलवा देंगे तो इसका मतलब वो जो समाज को ज़मीन मिलेगी तो भाई संजय दिलवा रहा है, और किसी के बस की बात नहीं है। यही बात हुई ना। अगर दिलवा देते तो दूसरों को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत मतलब इसका आप ये देखें कि पूरे हरियाणा को और पूरे हरियाणा के राजनेताओं को इस ज़मीन की गहराई के बारे में खूब अच्छे से ज्ञान है। ये गहरी बात ही है, खूब अच्छे से ज्ञान है, और उनको ये पता भी है कि इसमें पेच कहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, और उनको ये पता भी है पेच कहाँ फंसा हुआ है, और इस पेच को कौन निकाल सकता है, ये भी पता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आप बताओ ना, इस क्या हो रहा है? अरे जमीन समाज की ना मुख्यमंत्री मना करते, ना कोई और मना करता, ना ग्रोवर मना करता, ना मैं मना करता, लेकिन फिर कहाँ फंसा हुआ पेच? देते क्यों नहीं? देते क्यों? बस यही तो चीज है ना। इसको गहराई से सोचने वाली बात है, इसको कौन पूछे। डॉक्टर साहब, एक बात और है, जब आप किसी तरह का इशू क्रिएट कर उठाते हैं, किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, उसको आप लपक लेते हैं, और पूरी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जब किसी भी मुद्दे को उठा लिया तो बड़ी हलचल बड़ी पैदा होती है, कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब करनाल से चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या है, क्या लगता है कि आपको? देखिए, मुद्दे की जहाँ तक बात है, जब मैं सोनीपत से सांसद बना तो मैंने एक बात कही थी कि गोहाना में शुगर मिल होगी। बहुत बड़ा मुद्दा था 96 में, ये बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने कितने साल संघर्ष किया, लेकिन गोहाना को शुगर मिल नहीं मिला था। मैंने अपने इलेक्शन से पहले कहा गोहाना में शुगर मिल बनाऊंगा। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसकी आवाज़ उठाते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से, हर चीज़ से ऊपर उठ करके आप उसकी आवाज़ उठाते हैं, उठाते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं,
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आवाज़ आपने उठाई, संघर्ष आपने किया, उसको नज़दीक तक आपने पहुंचाया, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले गया, और ले। तो वो टर्म थोड़ी थी, वो टर्म थोड़ी थी। आपको पता 1996 में थोड़ी देर बाद सरकार पार्लियामेंट भंग हो गया था, लेकिन वो मेरी उठाई गई आवाज़ उसने रंग लेकर के आई, और आज गोहाना में शुगर मिल है। उसके थोड़े दिन बाद ही गोहाना में चौटाला साहब आए थे या बंसीलाल, उन्होंने शुगर मिल गोहाना को शुगर मिल दी। और मुझे आज भी याद है कि जब बंसीलाल जी गोहाना रेस्ट हाउस में अपनी कोई मीटिंग ले रहे थे, उसमें मैंने रखा था, और बंसीलाल जी ने इस बात का बहुत फील किया था कि भाई आप ये क्यों आपने रख दिया, फलाना है। लेकिन मेरे दिल की बात मैंने रखी थी। मैंने कभी ज़िंदगी में लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, किसान, किसी के साथ भी कोई छोटी बात, कोई झूठ नहीं बोली, कोई धोखा नहीं किया। ये मेरी काम करने का मेरा तरीका है। ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, लोगों के लिए जी जान की बाजी लगा करके। इसी तरह से आपको याद होगा करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कितनी बड़ी बात थी, कब से उठ रही थी, बार बार उठ रही थी, लेकिन हम पीछे पड़े सरकार को बाध्य किया। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आकर के वहाँ पर जो है आकर के पानीपत में आकर के बोल गए थे, लेकिन सरकार पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन हम पीछे लगे रहे, और आखिर में आज आप देख सकते हैं कल्पना चावला, हमारी बहन कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज स्थापित है। लेकिन मैं चाहता हूँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड एम्स की तरह से हो, ये मेरी इच्छा थी। जैसे एम्स की तरफ लोग भागते हैं, ऐसे पूरा हरियाणा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तरफ भागे। करनाल है, पानीपत है, आपका यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, ये सारा इलाका, कैथल है इस साइड में जी, पूरा आपका ये इलाका, उसको फ़ायदा मिले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। उसका स्टैंडर्ड एम्स की तरह से हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा उसका स्टैंडर्ड हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिल में थी, और ये हुआ भी। और जो आप बात कह रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, देश को मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं अभी देश में जो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। धारा 370, 35 से राम मंदिर, आपका 3 तलाक, किसी और के बस की बात नहीं थी। अभी और भी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 400 से ऊपर सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और ये सारी जो समस्याएं, छोटी बड़ी समस्याएं हैं, आने वाले समय में सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, और जिस तरह से भी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। डॉक्टर साहब, आपको ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? जैसे आप कांग्रेस से भाजपा में आए हो, आपको लगता है भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज माइंड है, भी आपको एक्सेप्ट हजम नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आज हुआ, आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है कि 2 सांसद, आप यहाँ के देखो, आप सीनियर सांसद हो, 4 बार रहे हो आप, और उसके बाद भी करनाल के भी सांसद रहे हैं। फिर करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया जी, किस तरह से आज जिस तरह का एपिसोड आज हुआ, खींचतान हुई, तो क्या लगता है आपको ये किस दिशा में जा रहा है? देखिए संजय भाटिया हम अच्छे दोस्त हैं, कोई खींचतान नहीं थी आपस में, ये तो चलता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा था, मैं तो बात कोई भी कर रहा बात कह रहा था। ऐसी बात नहीं है कि कोई खींचम तान वाली बात नहीं। हम कह रहे थे दोनों मिल करके हम इस काम को करें। पहले भी हमने दोनों ने मिल करके कई काम किए, ऐसा नहीं है। हो सकता कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। अपने हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह रखा, तो उन्होंने बताया, एक जगह उनको रुकना पड़ा, अंधे थे उसके माता पिता, तो उसने उनसे पैसे की डिमांड कर दी कि मैं इतनी देर आपको लेकर के। उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे चलो। तो कई बार परिस्थितियाँ जो हैं, परिस्थितियाँ समय और परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती है, कोई बातें निकल जाती हैं। लेकिन हमारा ऐसा मन मुटाव नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं, और दोनों मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। वो करनाल के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं रोहतक के लिए काम कर रहा हूँ। रोहतक है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, बादली है, कलानौर है, महम है, मेरे इलाके जो हैं, कलोई,
और सांपला कलोई है, कोसली है, सारे के सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत ही प्यारे इलाके हैं, लेकिन उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको काम चाहिए। और काम भी जो है, क्योंकि काम कोई छोटा मोटा, जैसे एक छोटी सी बात है, मेरी मेट्रो की बात है, भादरगढ़ से सांपला मेट्रो आनी चाहिए, सांपला से रोहतक मेट्रो जुड़ना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत है, एनसीआर का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन में है रोहतक, एक अच्छी बात है, तो इस बात को गौर करना चाहिए। चलो कर लें, कोई बात। उधर हमारे बाड़सा एम्स है, बाड़सा एम्स से ढासा तक वो आ गई है, फिर ढासा गांव बॉर्डर तक आए, ढासा गांव तक आई है तो ढासा बॉर्डर तक आए, बॉर्डर के बाद बादली तक आए, उसके बाद जो है बादली जब आएगी तो बाड़सा वो कवर होगा, जो ढासा से आगे आता है तो बाड़सा वो एम्स वाला कवर होता है, तो फिर बादली से झज्जर आए। ऐसी मेरी मांग है, कई चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं। करनाल की जनता आपको चाहती है, करनाल की जनता की मनोकामना कब पूर्ण करेंगे आप? चाहते हैं यहाँ के लोग आप करनाल से एमपी का चुनाव लड़ें, आपको फिर यहाँ से जिताएं? और पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये आपको मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के बारे में कैसे पता चला कि जिस तरह के आपने स्टेटमेंट दिए हैं कि उनको चलाता कोई और है, वो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी और की सुनते हैं? ये बातें कहाँ से पता लगी आपको, और ये कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती हैं? देखिए ऐसा है, सोनीपत, करनाल, पानीपत, करनाल पार्लियामेंट्री क्षेत्र, मैंने पहले भी बताया, मैं अपने साथियों के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने वर्कर, मैं भी अपने साथियों के साथ वर्कर हूँ, मैं किसी के साथ छल नहीं करता, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलता। जितना मेरे से बनता है आधी रात को भी मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, अपने इलाके के लिए काम करता हूँ। इनको समझना चाहिए सारे का सारा। और हमेशा, अब मैं रोहतक है, कोई आधी रात को भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के काम आऊँ। लोगों की जिम्मेवारियाँ जो मेरे ऊपर हैं, लोगों ने कितना बड़ा काम किया, कोई छोटी बात नहीं। रोहतक की जनता ने, 36 बिरादरी ने, मैं तो एहसान मानता हूँ, मेरा परिवार एहसान मानता है, कितना बड़ा काम। मैं कहता हूँ अंदाज़ा नहीं लगा सकता मैं कि रोहतक की जनता ने मुझे सांसद बना करके इतना बड़ा काम किया है कि जन्मों जन्म भी मैं उनकी सेवा करता रहूं तो उतरे ना। इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी सीट थी वो, आप समझ नहीं पा रहे हो। फाइट था, मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहे हो, मतलब मैं इसकी गहराई बताना चाहता हूँ आपको। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ कर ना पाऊँ, मैं उन लोगों के लिए, उसके लिए करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मैं दिल से बता रहा हूँ कि सोचना चाहिए, सरकार सोचेगी, सरकार को भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा उसको, अच्छा लगेगा उसको कि उनको भी सोचना चाहिए कि रोहतक की जनता ने, रोहतक लोकसभा क्षेत्र ने इतना बड़ा जो काम करके दिया है, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए, याद रखें, हाँ भाई, हमने रोहतक को मेट्रो दे दी, हमने झज्जर को मेट्रो दे दी, हरियाणा का साउथ हरियाणा रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर दे दिया हमने, बहुत सारी चीज़ें, RRTS दे दिया हमने, दिल्ली से रोहतक को जोड़ दिया, दिल्ली से हमने वाया बिजवासन होकर के, फर्कनगर होकर के झज्जर से जोड़ दी। ये चीज़ें हैं, ये काम करती हैं, लोग बाग जुड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन मैं लगा रहता हूँ, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में मुझे न्याय 100% मुझे न्याय मिलेगा। तो मुख्यमंत्री वाली जो बात मैंने की आपसे, कि वो कैसे लगता है? आप देखो ना, सारे पूरे हरियाणा को पता है कि भी जमीन परावर की संस्था की जमीन है, जमीन थी संस्था की, रहेगी, मिल नहीं रही, तो आप समझ लो अब मिल क्यों नहीं रही भाई, बताओ, मिल नहीं रही भाई, क्यों नहीं मिल रही भाई संस्था की जमीन? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई वो डॉक्टर अरविंद शर्मा सरकार में नहीं है, उसको नहीं पता है कि किस तरह सरकार काम, मतलब उनका यही है। उनको ये नहीं मालूम बड़ी सरकार में आप, जहाँ से कानून बनते हैं? नहीं, सारा मुझे ये भी मालूम है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 2 घंटे का भी काम नहीं है, एक सेकंड का काम है ये। चलो कागज पत्री करते, लेकिन तो 4 साल हो गए, अब तो आप वाली बात ठीक है, साइन ही साइन करने होंगे, जो उनको साइन भी नहीं करने, उनको तो अफसर को बोलना है, स्पीकिंग ऑर्डर हो गया होगा, बल चलो, तो वो भी नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स सी, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, और जमीन मिलेगी, सारा हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, आपने
भाजपा के प्रमुख जो बड़े नेता हैं उनको ये शिकायत भी की है, पूरा मामला रखा है उनके संज्ञान में। ये एक तो ये सवाल है, और दूसरा रामविलास शर्मा जी का आपने मामला उठाया था कि 2014 में भाजपा उनको सीएम बनाना चाहती थी, और फिर ये कैसे घूम गया पहिया राजनीति का। ये दो सवाल जो मेरे हैं, इनका आप जवाब। देखो इनका तो जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। मैंने इन बातों को जो उठाया था इनका दे चुका हूँ। आप पुरानी सिस्टम में जाओगे, देखोगे तो उनके जवाब मिल जाएंगे, सारा ना दे चुका। डॉक्टर साहब, करनाल की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मैं करनाल की जनता का मैं बहुत एहसान मानता हूँ, और आज मैं चौथी बार अगर सांसद हूँ तो करनाल की जनता का इसमें पूरा योगदान है, 36 बिरादरी का योगदान है। और मैं आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। मेरे माता पिता आप लोगों के सेवक के रूप में उन्होंने काम किया है, मैं भी आपके सेवक के रूप में काम किया है, और आगे भी मैं इसी तरह से, मैं चाहे सांसद रोहतक से हूं, लेकिन आप लोगों की सेवा के लिए मैं आज भी 24 घंटे हाजिर हूं। धन्यवाद। जय हिंद, बोलो भारत माता की जय। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ सांसद करनाल के। मैं करनाल का सांसद इसलिए कहूँगा क्योंकि करनाल से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है डॉक्टर अरविंद शर्मा को और करनाल के लोगों को। और आजकल रोहतक के अंदर रोहतक की जनता भी डॉक्टर साहब के प्यार में पागल हो चुकी है। तो क्यों ना हो, जब काम होते हैं, काम कराने पड़ते हैं, तो सब काम चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा। हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वो वाला कमेंट ज़रूर करना, आखिरकार जगह मिल क्यों नहीं रही, क्यों नहीं दे रही सरकार, और देगी तो कैसे देगी। मामला श्रेय पे अटका हुआ है। डॉक्टर साहब, श्रेय दे दो इनको, क्या दिक्कत है? किसको? अरे मैं तो एक बात सुनो, श्रेय तो सरकार को ही मिलेगा जी भाई। सरकार जो है जब देगी, सरकार नहीं देगी तो बुराई भी सरकार को मिलेगी, सरकार देगी तो श्रेय भी सरकार का है, सरकार का श्रेय मिलेगा, तो काम का कंफ्यूजन है, श्रेय सरकार को मिलेगा। और मैं तो पहले कह रहा था, मैं तो जो है 8 मई को, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 4 मई, 5 मई, मैं तो मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि आप कर दो, और हम कहेंगे कि भाई हमारी बात होगी थी, 1.5-2 महीना पहले हमारी बात होगी, तो मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर दी थी और चिट्ठी दे दी। किसी का बीच में था ही नहीं, सारा श्रेय सरकार का है। ब्राह्मण नेता की तरह उभर गए आप। नहीं, देखो मैं फिर कहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं नेता मैंने माना ही नहीं, 4 बार का सांसद हूँ, मैंने आज तक नेता नहीं माना। मैं सेवक हूँ और सेवक ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, और आपने सेवा देखी है डॉक्टर अरविंद शर्मा की। दोस्तों, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.